मुझे जिस विषय पर आपसे आज बातचीत करनी है वह है साहित्य और पत्रकारिता। मैं जब दोनों को एक साथ देखता हूं तो मुझे लगता है कि साहित्य और पत्रकारिता में एक अभेद है। पत्रकारिता को साहित्य से शक्ति मिलती है, के विकास में पत्रकारिता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अपने यहां नारद को आदि पत्रकार कहा गया है। यूं लोक जीवन में नारद की थोड़ी अन्यथा चर्चा होती है, लेकिन वे स्वर्गलोक से मृत्युलोक तक जहां कहीं भी असत्य की स्थापना होती थी, अन्याय की स्थापना होती थी, इनके विरुद्ध सत्य और न्याय के पक्ष में सदैव खड़े दिखाई देते हैं। वे देवर्षि हैं। भक्ति सूत्र उन्होंने दिया है। ऐसे देवर्षि नारद और उनका सारा प्रयत्न लोक मंगल के लिए हुआ करता है, अर्थात पत्रकारिता अपने उद्भव के उषा काल से ही लोक मंगल का संकल्प लेकर चली है। ठीक इसी तरह साहित्य में भी लोक मंगल ही उसके केंद्र में है। हितेन सहितम यत् साहित्यम। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, कीरत भणित भूति भल सोई, सुरसरि सम सबका हित होई। जो कीर्ति है, भणिति है, काव्य संपत्ति, ये जो काव्य है वह गंगा की तरह, मंदाकिनी की तरह सबका हित करने वाली है, लोक मंगल करने वाली है। साहित्य नहीं है जिसमें लोक मंगल की भावना नहीं हो। कहा जाता है कि अपने यहां जो वेदांग हैं, 6 वेदांग, उनमें छंद एक महत्वपूर्ण वेदांग है। शिक्षा है, कल्प है, ज्योतिष है, व्याकरण है, निरुक्त है, ठीक उसी छंद है। और इस छंद के लिए कहा गया कि ऊर्ध्व मूलम अधो शाखा। जो विद्या है, छंद है, उसका मूल ऊपर है, ऊर्ध्व है, पार ब्रह्म परमेश्वर में निहित है, और उसकी शाखाएं नीचे हैं, भिन्न भिन्न रूप में हैं। इसीलिए साहित्य की प्रत्येक विधा में अपने यहां प्रभु का अधिष्ठान माना गया, ईश्वर का अधिष्ठान माना गया। यानी साहित्य वही श्रेष्ठ है जिसके आस्वाद में हमें ब्रह्मानंद का बोध होता हो। ब्रह्मानंद सहोदर इसीलिए उसको कहा गया। साहित्य जो ब्रह्मानंद सहोदर है वह अपने प्रारंभिक दिनों में, हम आधुनिक साहित्य तक अपने को सीमित करें तो पत्रकारिता से जुड़कर ही आगे बढ़ता है। पत्रकारिता का विकास, ये कहना बहुत जरूरी नहीं है। आप माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के मंच से मैं बोल रहा हूं, इसलिए मेरे लिए बड़ी छोटी बात होगी। मुद्रण कला के विकास के साथ पत्रकारिता का विकास होता है। कहा जाता है कि सबसे पहले चीन में मुद्रण कला का विकास हुआ, गजट निकला। इंग्लैंड में 1476 में पहला प्रेस स्थापित हुआ, लेकिन 15वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक का काल, इंग्लैंड का काल,
ये अंधकार का काल है, संघर्षों का काल है। धार्मिक और राजनीतिक संघर्ष वहां इतना ज्यादा चले कि कोई भी सांस्कृतिक साहित्यिक विकास वहां दिखाई नहीं देता। 18वीं 19वीं शताब्दी अंग्रेजी प्रेस के लिए महत्वपूर्ण है। 1709 में टेटलर और 11 में स्पेक्टेटर जैसे पत्र काफी लोकप्रिय हुए थे। भारत में पत्रकारिता, जैसा कि कृष्ण बिहारी मिश्र कहते हैं, कि आधुनिकता के साथ आती है। पत्रकारिता आधुनिकता की विशिष्ट उपलब्धि है। आधुनिकता उस सांस्कृतिक संचेतना का नाम है जिसने वैज्ञानिक आलोक में मानवीय धरातल के विभिन्न स्तरों को उजागर किया है। यानी आधुनिकता के साथ साथ जब यहां आधुनिकता प्रारंभ होती है, उसी के साथ साथ पत्रकारिता शुरू होती है और पत्रकारिता के साथ ही भारत में पुनर्जागरण का काल भी प्रारंभ होता है। क्या ये अद्भुत है कि एक साथ पुनर्जागरण आ रहा है, एक साथ उसी के साथ साथ पत्रकारिता शुरू हो रही है और उसी के साथ साथ भारत के ज्ञान क्षेत्र में, ज्ञान क्षितिज पर एक तरह से आधुनिकता का श्रीगणेश होता है। यूं ये कहना कि अंग्रेजों के साथ आधुनिकता आई थोड़ी जल्दीबाजी होगी, क्योंकि अनेक विद्वान आधुनिकता को, यानी वैज्ञानिक सोच को, जो आधुनिकता का मूल आधार है, या और पीछे ले जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ वैज्ञानिक सोच भी थी हमारे चिंतन में, इसलिए हम अपने समय में बहुत पहले भी आधुनिक थे। लेकिन खैर, अंग्रेजी शिक्षा से शुरू हुई जो आधुनिकता है, केवल हम अपनी बात वहीं तक सीमित रखें तो कहा जाता है कि अंग्रेजों ने जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार प्रारंभ किया, तो दो तरह का शिक्षित वर्ग अपने यहां शुरू हुआ। एक वह शिक्षित वर्ग था जिसने अंग्रेजी शिक्षा में शिक्षित होने के बाद अंग्रेजियत इस तरह धारण किया कि उसके लिए संपूर्ण भारतीयता, भारतीय संस्कृति, भारतीय साहित्य, भारतीय चिंतन, भारतीय विचार वो अन्यथा लगने लगे। लेकिन यहीं एक दूसरे तरह के लोग भी उसी शिक्षा पद्धति में शिक्षित होकर विकसित हुए, जिन्होंने पढ़ा तो अंग्रेजी, पश्चिम के ज्ञान विज्ञान को अंग्रेजी के माध्यम से आत्मसात किया, सीखा, लेकिन वो इस तरह सीखते हैं कि वह अपने, शुक्ल जी इसको आगे कहते हैं जिसका उल्लेख मैं करूंगा, कि अपने प्राचीन और नवीन का मेल इस तरह कराते हैं जैसे लगता है कि यह जो नवीन है, नवीन नहीं है, वह प्राचीन का परिवर्धित रूप है, ऊपर से लपेटी हुई कोई वस्तु नहीं दिखाई देती। यहीं उन्हीं ऐसे ही शिक्षित जनों के साथ भारत में पुनर्जागरण प्रारंभ होता है। अरविंद घोष लिखते हैं कि नवजागरण वस्तुतः पुनर्जन्म है। पुनर्जन्म न केवल बुद्धि से, न पूर्ण आर्थिक समृद्धि से, न ही नीति या सिद्धांत से, या न प्रशासनिक परिवर्तन से होता है, वह तो नया हृदय प्राप्त करने से होता है। त्याग की अग्नि में अपना सर्वस्व होम करने से होता है और मां के गर्भ में पुनः पुनः जन्म लेने से होता है। ये त्याग की अग्नि में अपना सर्वस्व होम करके लोक के लिए एक नया विकल्प खड़ा करना, यह अरविंद का, या अरविंद जैसे
पुनर्जागरण के पुरोधाओं का लक्ष्य था। दिनकर ने भी इसे नवजागरण की संज्ञा देते हुए कहा कि यह नव मानवतावाद है। ये जो नवजागरण है यह नव मानवतावाद है। इसका केंद्र कलकत्ते बना और कलकत्ते में ही पत्रकारिता की शुरुआत भी होती है। 29 जनवरी 1780 में हिक्की बंगाल गजट प्रकाशित होता है। यह भारत में कहा जाता है कि पहला पत्र है। जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने प्रकाशित किया। यह एक बड़ी रोचक चीज देती है कि सरकार ने इसे थोड़े ही दिन में बंद कर दिया। बंदी का कारण है कि इस हिक्की बंगाल गजट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों के भ्रष्टाचार को उजागर करना शुरू कर दिया था। यहां हम गौर करें कि पत्रकारिता अपने शुरू से सत्ता विरोधी रही है, भ्रष्टाचार विरोधी रही है, अपराध अन्याय विरोधी रही है। यानी एक प्रतिपक्ष, जिसे आज चौथा स्तंभ कहा गया, एक प्रतिपक्ष के रूप में पत्रकारिता अपने उद्भव काल से ही दिखाई देती है। कालांतर में इंडिया गजट या कलकत्ता गजट 1784 में ये प्रकाशित होते हैं और इसके बाद हिंदी का पहला समाचार पत्र भी, उसे प्रकाशित होने का श्रेय भी कलकत्ते को ही जाता है। 30 मई 1826 में पंडित युगल किशोर शुक्ल, जो कानपुर के थे, वो उदंत मार्तंड नाम से एक समाचार पत्र निकालते हैं कलकत्ते में, जिसका उद्देश्य है भारतवासियों में राष्ट्र प्रेम जगाना और उनके सर्वांगीण विकास का प्रयत्न करना। आप ध्यान दें कि पत्रकारिता किन संकल्पों को लेकर चल रही थी। मैंने शुरू में कहा था कि साहित्य का उद्देश्य है हित, लोक मंगल। पत्रकारिता का भी, सच्ची पत्रकारिता का भी यही उद्देश्य होना चाहिए और था भी। भारतीयों में राष्ट्र प्रेम का जागरण और उनके सर्वांगीण विकास का प्रयत्न करना, अपने सीमित संसाधन, आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद भारतीयों को परावलंबन से मुक्ति दिलाकर हिंदुस्तानियों के हित के हेतु यह समाचार पत्र निकाला गया। बड़ा संकल्प, कितनी बड़ी आकांक्षा। एक सीमित संसाधन वाला व्यक्ति, कमजोर आर्थिक स्थिति वाला व्यक्ति, क्योंकि उस समय कोई मीडिया हाउसेस नहीं थे, इसीलिए उनका लक्ष्य लोक मंगल था। एक दिन मैं संजय द्विवेदी जी को सुन रहा था, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा आज तमाम न्यूज चैनल्स चल रहे हैं, लेकिन दरअसल न्यूज चैनल न होकर व्यूज चैनल हो गए हैं। ये व्यूज चैनल होने के मूल में ही उन मीडिया हाउसेस का निहित स्वार्थ है। लेकिन हमारे पुरखे, हमारे आदि पुरखे, जहां से हिंदी पत्रकारिता शुरू होती है, उनके पास आर्थिक संसाधन नहीं थे, लेकिन बावजूद उनका संकल्प बहुत बड़ा था। भारतीयों को परावलंबन से मुक्ति दिलाना बहुत बड़ा संकल्प होता है। और उस समय 1826 में, आप कल्पना करें, आजादी की पहली लड़ाई भी अभी नहीं शुरू हुई थी। 1826 में जो यह संकल्प लेकर चलता है कि भारतीयों को परावलंबन से मुक्ति दिलाना और स्वतंत्र दृष्टि प्रदान करना, यह था
उनका संकल्प। कालांतर में राजा राम मोहन राय की प्रेरणा से बंगदूत निकलता है, 4 भाषाओं में निकलता था, अंग्रेजी में, बांग्ला में, फारसी में, हिंदी में भी। 1854 यह वह समय है जब हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र सुधावर्षण, समाचार सुधावर्षण नाम से श्याम सुंदर सेन ने प्रकाशित किया, कलकत्ते में। यानी पत्रकारिता की उद्भव भूमि कलकत्ता बनता है। धीरे धीरे ये समाचार पत्रों का प्रभाव कलकत्ते से लेकर संयुक्त अवध प्रांत तक होता है और फिर काशी और प्रयाग में अखबार निकलने प्रारंभ होते हैं। 1845 में शिवप्रसाद सितारे हिंद की प्रेरणा से बनारस अखबार निकलता है। गोविंद रघुनाथ थत्ते जी जिनके संपादक हैं, प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह की प्रेरणा से निकलता है। इन दोनों समाचार पत्रों का मैं उल्लेख इसलिए भी करना चाहता हूं कि बनारस अखबार और प्रजा हितैषी, इन दोनों में भाषा को लेकर, हिंदी भाषा को लेकर एक वैचारिक संघर्ष दिखाई देता है। भाषा कैसी हो, संस्कृत निर्मित भाषा हो या अरबी फारसी मिश्रित जिसे हिंदुस्तानी कहा गया, ऐसी हिंदी भाषा हो। इस तरह का एक भाषा को लेकर वैचारिक संघर्ष उन दिनों दिखाई देता है। यही वह समय है जब साहित्य के क्षितिज पर भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का उदय होता है। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र हिंदी आधुनिक साहित्य के पुरस्कर्ता हैं, पुरोधा हैं और पत्रकारिता और साहित्य का जो ये अन्योन्याश्रित संबंध है वह यहीं से दिखाई देने लगता है। क्योंकि अब तक जो रीतिकालीन दरबारी मनोवृत्ति है उसे तोड़कर साहित्य में एक राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय भाव का जागरण, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र से शुरू होता है। राजाओं सामंतों को खुश करने के लिए, असरफी पाने के लिए दोहा या कवित्त नहीं लिख रहे थे। अब उन्होंने लोक मंगल के लिए साहित्य रचना प्रारंभ किया। नाटक शीर्षक अपने विनिबंध में भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि नाटक के जो लक्ष्य बताए गए, उद्देश्य बताए गए, उनमें 2 बड़े उद्देश्य हैं। एक है लोक मंगल की भावना और दूसरा है राष्ट्रीय प्रेम, राष्ट्र प्रेम। लोक मंगल के साथ साथ वो लोक शिक्षण की भी बात करते हैं। यानी अगर समाचार पत्र या साहित्य अगर लोक शिक्षण का कार्य नहीं कर रहा है, लोक प्रबोधन का काम नहीं कर रहा है, तो उसे साहित्य होने का अधिकार नहीं है। शुक्ल जी लिखते हैं इसी समय के साहित्य के बारे में कि विदेशी अंधड़ों ने उनकी आंखों में इतनी धूल नहीं झोंकी थी कि अपने देश का रूप रंग उन्हें सुझाई ही नहीं पड़ता। काल की गति को वे देखते थे, सुधार के मार्ग भी वे सुझाते थे, पश्चिम की एक एक बात के अभिनय को ही वे उन्नति का पर्याय नहीं समझते थे। प्राचीन और नवीन के संधि स्थल पर खड़े होकर वे दोनों का जोड़ इस प्रकार मिलाना चाहते थे। भारतेंदु युग के साहित्यकारों की बात हो रही है कि प्राचीन और नवीन के संधि स्थल पर खड़े होकर
वे दोनों का जोड़ इस प्रकार मिलाना चाहते थे कि नवीन प्राचीन का परिवर्धित रूप प्रतीत हो, न कि ऊपर से लपेटी गई वस्तु। ये साहित्य की मूल स्थापना थी भारतीय द्वीप के साहित्यकारों कि प्राचीन और नवीन का जो संधि स्थल है, दोनों का मिलन इस तरह हो, परंपरा इस तरह परिमार्जित होकर आगे चले, अतीत को इस तरह युगानुकूल बनाया जाए कि वह लोक मंगल की विधायक बन जाए। 15 अगस्त 1867 में भारतेंदु हरिश्चंद्र, आप यहां ध्यान दें कि आजादी की लड़ाई, पहली लड़ाई बीत चुकी थी 1857 में, और मंगल पांडे से लेकर लक्ष्मीबाई तक, नाना पेशवा से लेकर तात्या टोपे तक, सबने अपना सर्वस्व सुराज प्राप्ति के लिए होम कर दिया था। उसके बाद का यह परिदृश्य है जिसमें ये साहित्यकार और उनके साथ साथ यह पत्रकारिता विकसित होती है। 15 अगस्त 1867 में कवि वचन सुधा का काशी में प्रकाशन भारतेंदु हरिश्चंद्र करते हैं। यह पत्रकारिता के एक नए युग की शुरुआत है, हिंदी पत्रकारिता की। पहले यह मासिक रहता है, बाद में पाक्षिक हो जाता है। भारतीय जनता को कविता की नई परंपरा से परिचित कराना यह भारतेंदु का उद्देश्य है। कवि वचन सुधा में वो कहते हैं कि हम भारतीय जनता को कविता की नई परंपरा, कविता का एक नया रूप, रीतकालीन कविता से इतर एक नया राष्ट्र प्रेम की कविता, लोक संग्रह की कविता, लोक मंगल की कविता, इस परंपरा से वो परिचित करा रहे हैं। उसी समय स्वदेशी का आग्रह भी शुरू हो जाता है। और आपको स्मरण दे रहा हूं कि 23 मार्च 1874 को कवि वचन सुधा में भारतेंदु बाबू एक प्रतिज्ञा पत्र प्रकाशित कराते हैं। विलक्षण प्रतिज्ञा पत्र है, जो लोग बहुत बाद में बंगभंग आंदोलन के साथ या गांधी जी के साथ स्वदेशी हैं, उन्हें इस प्रतिज्ञा पत्र को अवश्य देखना चाहिए। वो कहते हैं कि हम लोग आज के दिन से यह प्रतिज्ञा करें, संकल्प लें कि बिलायती कपड़ा नहीं पहनेंगे, लेकिन जो कपड़ा हमने मोल ले लिया है और आज की मिति तक, ध्यान दें, आज की मिति तक यानी तिथि तक हमारे पास है, उसे उसके जीर्ण होने तक पहनेंगे, किंतु नया कपड़ा, नया बिलायती कपड़ा मोल नहीं लेंगे और आगे हिंदुस्तान का ही कपड़ा पहनेंगे। इसमें दो चीजें हैं। एक, कपड़े की होली की बात वो नहीं करते, होली जलाना, बहिष्कार करना, ऐसी बात नहीं करते। वो कहते हैं क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति को भी, उस समय के आम जन की आर्थिक स्थिति को भी वो समझ रहे थे, महसूस कर रहे थे, इसलिए इतना तीव्र आग्रह नहीं था। वो कहते हैं कि आज की मिति तक जो कपड़ा हमने खरीद लिया है और जो हमारे पास है, वह उसके जीर्ण होने तक तो, लेकिन उसके जीर्ण होने के पश्चात, फट जाने के पश्चात नया कपड़ा मोल नहीं लेंगे, नया बिलायती कपड़ा मोल नहीं लेंगे, हिंदुस्तान का बना कपड़ा ही पहनेंगे। यहीं एक चीज और मैं आपके मंच के माध्यम से स्मरण दिलाऊं कि यह वह काल था जब हिंदुस्तानी कपड़े पर इंग्लैंड में आबकारी शुल्क लगाया गया था। यह था हिंदुस्तानी कपड़ों की मांग और उनका महत्व। लेकिन
ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों ने हमारे हुनर को, हमारे कामगारों के कृतित्व को आहत करके, हमारे उद्योग धंधों को आहत करके यहाँ से कच्चा माल ले जाकर लंकाशायर, बर्मिंघम शायर में एक उद्योग खड़ा किया और उनका कपड़ा यहाँ आने लगा। इसी पर भारतेंदु बाबू कहते हैं कि पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। ये धन जो विदेश जा रहा था उसकी पीड़ा उस समय के साहित्यकार अनुभव कर रहे थे और अपने समाचार पत्रों के माध्यम से वह उसे प्रकट भी कर रहे थे। यहाँ हम अनुभव करते हैं, देखते हैं कि साहित्य और पत्रकारिता में एक पूरक पूर्य भाव दिखाई देता है। दोनों एक साथ समानांतर युगनद्ध भाव से विकसित होते हैं। भारतेंदु कवि वचन सुधा निकालते हैं, हरिश्चंद्र मैगजीन जो बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका होती है निकालते हैं। पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र की प्रेरणा से भारत मित्र या सार सुधा निधि या उचित वक्ता निकलती है। उचित वक्ता की कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली उन्नति और अब की उन्नति में अंतर इतना ही है। पहली उन्नति यानी अंग्रेजों के आने के पहले जो हमारा स्वायत्त भारत था, उन्नत विकसित भारत था, जिसे सोने की चिड़िया कहा गया, उसकी चर्चा हो रही है उचित वक्ता में, जो 1880 में निकला था। पहली उन्नति और अब की उन्नति में अंतर इतना ही है कि वह स्वाधीन भारत की उन्नति थी। उस उन्नति में स्वाधीनता प्रिय भारत संतानों का गौरव था। उस उन्नति में ध्यान दें, उस उन्नति में उन्नति मना स्वाधीनता प्रिय भारत संतानों का गौरव था। और यह जो उन्नति जिसकी चर्चा उन दिनों होने लगी थी कि रेल आ गया है, डाक आ गई है, प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त हो गई है, इस उन्नति के लिए वो कह रहे हैं और यह पराधीन भारत की उन्नति हो रही है। इस उन्नति में पदावनत निर्वीर्य हम भारत कुल तिलकों की अगौरव के सहित गर्दन नीची हो जाती है। यानी इस उन्नति को देखकर हम भारतीय जो पदावनत हैं, निर्वीर्य हो गए हैं, ऐसे कुल तिलक अगौरव के कारण हमारी गर्दन नीची हो जाती है। ये स्वत्वबोध, अपने को पहचानना, अपने को खोजना, ये समाचार पत्र उन दिनों कर रहे थे। कालांतर में ये आजादी की लड़ाई में बहुत भारी प्रेरणा बनती है। बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप निकाल रहे थे प्रयाग से, 1877 में शुरू करते हैं। इसमें व्यंग्यात्मक शैली से लिखे हुए उनके निबंध प्रकाशित होते हैं। हिंदी प्रदीप ने अपना 4 लक्ष्य तय किया था। भाषा, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार, हिंदी में विदग्ध साहित्य की रचना, सामाजिक जीवन में नवनिर्माण, चेतना का संस्कार, और चौथा महत्वपूर्ण लक्ष्य था देशवासियों में राष्ट्रीयता का भाव भरना। यहां एक चीज जिसकी ओर मैं बार बार जिसे रेखांकित कर रहा हूं, भाषा, साहित्य, समाज और राष्ट्र प्रेम, ये एक दूसरे में गूंथे हुए हैं। निज भाषा को मूल जो भारतेंदु जी कह रहे थे, वो यहां भी है कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार भी हो, इसमें उत्कृष्ट साहित्य रचा जाए और ऐसा साहित्य रचा जाए जो सामाजिक जीवन का नवनिर्माण करता हो और साथ ही इस अपने पाठकों और भारतीय समाज के मन में राष्ट्रीयता का भाव भरता हो। ये पत्रकारिता और साहित्य का
जो संयुक्त प्रयास है, दोनों का एकीकृत प्रयास है, बल्कि मैं कहूं युगनद्ध प्रयास है, वह इस रूप में दिखाई देता है। उस समय के सारे साहित्यकार, चाहे भारतेंदु हरिश्चंद्र हों, बालकृष्ण भट्ट हों, प्रताप नारायण मिश्र हों, ये कानपुर से 1883 में ब्राह्मण नामक पत्रिका इन्होंने प्रारंभ की थी, जो देश हितैषी साहित्य और राष्ट्रीय चेतना का विकास करना, ये उनका लक्ष्य था। साहित्य और पत्रकारिता एक साथ यहां तक चलती हुई दिखाई देती है और आगे भी। यही एक संकट आता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कारण, और ये न केवल भारतीय बल्कि हिंदी पत्रकारिता को भी इससे काफी क्षति पहुंचती है। 1893 में बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह जैसे लोगों ने मिलकर के काशी नागरी प्रचारिणी की स्थापना कराई, जिसका उद्देश्य था कि लुप्त साहित्य की खोज करना, अज्ञात अल्पज्ञात साहित्यिक रचनाओं, साहित्यकारों को प्रकाशित करना। और इसके लिए उन्होंने नागरी प्रचारिणी पत्रिका जैसी एक शोध पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। नागरी प्रचारिणी पत्रिका ने हिंदी साहित्य और पत्रकारिता दोनों को एक नया जीवन दिया है। इसी के बाद हम राजनीतिक क्षितिज पर देखते हैं कि एक बड़ा व्यापक परिवर्तन घटित होता है। लॉर्ड कर्जन की विभेदकारी नीति के कारण बंगाल को बांटने का संकल्प लिया जाता। अंग्रेजों की प्रेरणा से मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, लेकिन बंग भंग विरोध का जो आंदोलन चलता है, स्वदेशी का आंदोलन, वह उसी की छाया में हमारी पत्रकारिता और हमारा साहित्य भी विकास पाते हैं। इस समय हम देखते हैं तमाम बड़े लोग, चाहे वो समाज सुधारक हों, पुनर्जागरण के पुरोधा हों, साहित्यकार हों, सब अपने आंतरिक विभेद भूल करके एक साथ बंगाल की एकता, स्वदेशी और राष्ट्र प्रेम को लेकर के संकल्पबद्ध खड़े होते हैं। प्रतिदिन गंगा स्नान करना, वंदे मातरम का गीत गाते हुए वापस लौटना, भारतीय जन जो भी नागरिक मिलता है उसके हाथ में राखी बांधकर संकल्प दिलाना कि हम बंगाल को बंटने नहीं देंगे। ये एक बहुत बड़ा आंदोलन जो वंदे मातरम के नारे के उद्घोष के साथ शुरू होता है, वह छा जाता है। इसी समय ये जो आंदोलन, राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन तीव्र होता है, क्रांतिकारी भी अपनी अलख जगाने लगते हैं और स्वदेशी और वंदे मातरम जन जन में व्याप जाता है। 1900 में हिंदी में एक युगांतर उपस्थित होता है और सरस्वती, प्रयाग में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन होता है। बाद में जिससे साहित्य को एक नई दिशा मिलती है। बाद में यह 3 वर्ष बाद 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी के हाथ में यह पत्रिका आती है। चमत्कार हो जाता है, अद्भुत चमत्कार। तय करना मुश्किल है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी साहित्यकार बड़े हैं या पत्रकार बड़े हैं, संपादक बड़े हैं। पत्रकारिता का स्वर, जो मूल स्वर है, वह सरस्वती में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के समय में प्रकट होने लगता है। साहित्यिक और राष्ट्रीय, उत्कृष्ट साहित्य और राष्ट्र प्रेम। अभी मैंने कहा
देखने में आता है कि प्रायः सभी साहित्यकार कहीं न कहीं वो पत्रकार होते हैं। वो अपनी रचनाओं को प्रकाशित कराते हैं, लोगों तक ले जाते हैं अपने विचार को, अपने भाव को लोगों तक पहुंचाने का सारा उपक्रम वो स्वयं करते हैं। 1901 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी समालोचक निकालते हैं। साहित्य और पत्रकारिता का ये अद्भुत अभेद, अन्योन्याश्रित संबंध हमें लगातार दिखाई देता रहता है। कुछ विद्वानों ने 1907 को हिंदी पत्रकारिता का स्वर्णिम वर्ष कहा है। सचमुच अचरज होता है सुनकर जानकर कि इस एक वर्ष में 1907 में 16 मासिक पत्रों का एक साथ प्रकाशन होता है। मालवीय जी की प्रेरणा से अभ्युदय निकलता है। माधवराव सप्रे हिंद केसरी निकालते हैं, जो लोकमान्य तिलक के केसरी का में प्रकाशित आलेखों का हिंदी अनुवाद होता है। मालवीय जी की प्रेरणा से मर्यादा निकलती है। प्रसाद जी इंदु निकालते हैं और अद्भुत क्रांतिकारी घटना होती है 1910 में, जब यशस्वी गणेश शंकर विद्यार्थी जी प्रताप नामक पत्र का संपादन प्रारंभ करते हैं। प्रताप अग्नि, जो आग थी लोगों के मन की, जो भारतीय समाज, भारतीय जन के भीतर आग जल रही थी, उस आग को प्रकट करने का एक उत्कृष्ट माध्यम बनकर दिखाई देता है। क्रांतिकारियों का अड्डा बन जाता है कानपुर का प्रताप कार्यालय, राष्ट्रीय जागरण का केंद्र बन जाता है गणेश शंकर विद्यार्थी का कार्यालय और उनका अखबार। वहीं से प्रेरणा लेकर पंडित दशरथ प्रसाद द्विवेदी कुछ दिन उनसे काम सीखकर गोरखपुर में स्वदेश नामक अखबार निकालते हैं 1919 में, जिसके मुखपत्र पर छपा हुआ रहता था कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये गया प्रसाद शुक्ल स्नेही त्रिशूल की यह रचना उस अखबार के मुखपृष्ठ की शोभा बनती थी। अपने समय के सभी बड़े रचनाकार स्वदेश में प्रकाशित हुए हैं। हरिऔध हैं, गुप्त जी हों, निराला हों, प्रसाद हों, रामचंद्र शुक्ल हों, बंग महिला राजेंद्र वाला घोष हों। उग्र जी ने तो उसके कई अंकों का संपादन किया है। स्वदेश के साथ ही इसी समय थोड़ा पहले हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से सम्मेलन पत्रिका प्रकाशित होती है। ये मैं शुद्ध साहित्यिक पत्रिका और राजनीतिक सामाजिक पत्रिकाओं में बहुत भेद नहीं किया जा सकता, इसलिए चाहे वह नागरिक प्रचारणी पत्रिका हो, सरस्वती हो, सम्मेलन पत्रिका हो या प्रताप हो, स्वदेश हो, ये सब इंदु हो, ये सब लगभग मिली जुली थी। सब में सब रचनाएं प्रकाशित होती थी। सम्मेलन पत्रिका भी नागरिक प्रचारणी पत्रिका की तरह से शोध पत्रिका है। और आपको स्मरण दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि एक महत्वपूर्ण पत्रिका खंडवा से इसी समय प्रकाशित होती है, प्रभा नाम की, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी की अध्यक्षता संपादन में, कर्मवीर के पहले 1920 में कर्मवीर प्रकाशित होता है। शुरू में चतुर्वेदी जी इसके संपादक रहते हैं, बाद में माधवराव सप्रे इसके संपादक होते हैं। प्रभा तो साहित्यिक पत्रिका थी, कर्मवीर में साहित्य और राजनीति दोनों का संगम दिखाई देता है।
1920 में ही एक और पत्रिका आती है जिसके विशेषांक धूम मचा देते। चांद, ज्ञानानंद ब्रह्मचारी इसके संपादक हैं, लेकिन इनके विशेषांकों को अनेक विद्वान साहित्यकार अतिथि संपादक के रूप में संपादित करते हैं। जैसे गल्पांक का संपादन मुंशी प्रेमचंद ने किया था। प्रवासी अंक का संपादन बनारसी दास चतुर्वेदी जी करते हैं। सती अंक चंडी प्रसाद हृदयेश करते हैं। और आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के संपादन में निकला फांसी अंक, जिसे अंग्रेजों ने आपत्तिजनक मानकर प्रतिबंधित कर दिया था, चांद का फांसी अंक अब तो उपलब्ध है, वो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री संपादित करते हैं। विदुषी अंक महादेव वर्मा संपादित करते हैं। तो चांद एक महत्वपूर्ण साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में पड़ाव साबित होता है। 1922 में माधुरी, 23 में मतवाला, 26 में कल्याण, इसी समय कादम्बिनी, सुधा, विशाल भारत आदि साहित्य के निर्माण में अपना योगदान करते हैं। माधुरी लखनऊ में दुलारे लाल भार्गव जी इसके संपादक होते हैं। मतवाला में से निराला का व्यक्तित्व उभरता है, पत्रकार व्यक्तित्व के साथ साथ उनका साहित्यकार व्यक्तित्व भी, जो सेठ महादेव प्रसाद जी के प्रेरणा से प्रकाशित हो रहा था। हास्य रस प्रधान ये समाचार पत्र था। नवजादिक लाल शर्मा, शिवपूजन सहाय के साथ निराला जी भी इसमें कार्यरत थे। 26 में जिस कल्याण की बात मैंने की, ये कल्याण 1926 में बंबई से प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ, किंतु थोड़े समय बाद ये गोरखपुर आ जाता है और गीता प्रेस से अद्यावधि ये धार्मिक आध्यात्मिक पत्रिका प्रकाशित हो रही है, अभी भी प्रकाशित हो रही है। इसमें धार्मिक साहित्य और आध्यात्मिक साहित्य अद्भुत रूप से हिंदू धर्म दर्शन को विश्व में प्रकाशित करने का जो कार्य कल्याण ने किया, गीता प्रेस ने किया, वो अद्भुत है। उसका कोई मुकाबला नहीं है। स्वर्णाक्षरों में लिखा जाए यह शब्द भी उसके लिए बहुत हल्का हो जाता है। कल्याण हिंदुत्व के कल्याण की पत्रिका है, अध्यात्म के कल्याण की पत्रिका है, और यह आज भी अपना दायित्व बखूबी निभा रही है। इन पत्रिकाओं ने न केवल साहित्य बनाया, बल्कि मैं तो कहूं कि इन्होंने साहित्यकार भी बनाए। बहुत से साहित्यकार इन पत्रिकाओं के माध्यम से पैदा होते हैं। अगर मीणा प्रकाशित नहीं हुई होती तो शांति द्विवेदी, नेमीचंद जैन, उग्र, डॉक्टर सुदर्शन आदि किस रूप में होते यह कहना कठिन है। मतवाला से जुड़कर ही निराला बने थे। विशाल भारत से बनारसी दास चतुर्वेदी और अज्ञेय आगे बढ़ते दिखाई देते हैं। तो इस तरह हम यह अनुभव करते हैं कि यह जो लंबे काल तक समाचार पत्र या हिंदी पत्रकारिता अपनी विकास यात्रा तय करती है, वो अपने साथ साथ एक उत्कृष्ट साहित्य और यशस्वी साहित्यकारों को लेकर चलती है। 1920 में जब छायावाद युग आता है, उसी समय जबलपुर से श्री शारदा नामक एक पत्रिका का प्रकाशन होता है, जिसमें मुकुटधर पांडे ने छायावाद शीर्षक लेख लिखे थे,
और जिससे छायावाद के उद्भव की बात की जाती है, छायावाद को जहाँ से जोड़ने की बात की जाती है। और वो ये साबित करते हैं कि इस समय जो द्विवेदी युगीन कवि थे उनकी रचनाओं में भी छायावादी तत्व, लाक्षणिकता के तत्व, सांकेतिकता के तत्व दिखाई देने लगे थे। 22 में समन्वय और 30 में प्रेमचंद जी हंस का प्रकाशन करते हैं। काशी के सरस्वती प्रेस से प्रेमचंद जो एक उत्कृष्ट कथाकार के रूप में स्थापित हो चुके हैं, वह हंस निकालते हैं। और हंस बहुत बाद तक अभी राजेंद्र यादव जी तक निकलता रहा है। शिवरानी देवी भी उसकी संपादक होती हैं, उनके सुपुत्र भी उसके संपादक होते हैं। बाद में लंबे समय बाद राजेंद्र यादव जी उनका संपादन करने लगते हैं। उसका स्वरूप कैसा होता है आज उस पर मैं बात नहीं करने जा रहा हूँ। 1936 में शांति निकेतन से विश्व भारती शोध पत्रिका निकलती है, जो नागरिक प्रचारणी पत्रिका या सम्मेलन पत्रिका के क्रम में ही उसी रूप में एक शोध पत्रिका के रूप में दिखाई देती है, जिसमें उत्कृष्ट साहित्य प्रकाशित होते हैं, शोधपरक आलेख प्रकाशित होते हैं, पुराने साहित्य की खोज की जा रही होती है। 38 में एक बहुत सुंदर पत्रिका आती है काला कांकर से, पंत जी उसे निकालते हैं रूपाभ नाम की। रूपाभ ने एक छायावाद जैसी, छायावाद की जो कोमलता है, विलक्षणता है, उसी तरह से ये पत्रिका भी बड़ी कोमल कांत और विलक्षण दिखाई देती है। मैं, समय काफ़ी हो गया है, मुझे 1 घंटा बोलना था। प्रारंभ के 10 मिनट तकनीकी कारणों से बाधित हो गए। मैं यही छायावाद तक मैं अपनी बात रोकता हूँ। एक बार पुनः साहित्य और पत्रकारिता के विषय में अपनी बात करते हुए यह स्थापित करने का प्रयत्न मैंने किया है अब तक कि ये दोनों अन्योन्याश्रित हैं, दोनों में अभेद है। जहाँ साहित्यकारों ने अच्छी पत्रिकाएं निकाली हैं, वहीं अच्छे पत्रिकाओं ने यशस्वी साहित्यकार भी पैदा किए, यशस्वी साहित्य भी प्रकाशित किया। इस तरह दोनों का एक अभेद हमें दिखाई देता है अपने प्रारंभिक समय से और अब तक, क्योंकि बिना पत्रकारिता के साहित्य संभव नहीं था और बिना साहित्य के उत्कृष्ट पत्रकारिता संभव नहीं है। बस मैं अपनी बात को यहीं विश्राम देता हूँ, समाप्त में जानबूझकर नहीं कह रहा हूँ। कालांतर